आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 29 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और सबसे बड़े पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, नॉर्थ गजा पहुंचे लोगों को ढूंढने से नहीं मिल रहे घर, सब कुछ जमींदोज कर गया इजराइल। इजरायली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई पर खुशी मनाने वाले ही भेजे गए जेल। खुशियों से डरता है इजराइल। ईरानी आर्मी चीफ का बयान, गजा में रेजिस्टेंस ने रख दी है फतह की बुनियाद, आगे खड़ी है दुश्मन की तबाही। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन का बयान, कयामत तक चलता रहेगा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। और यूक्रेन ने किया बहुत खतरनाक हमला, रशियन न्यूक्लियर साइट पर दागे ड्रोन। चलिए करते हैं शुरुआत इस इवनिंग बुलेटिन की। और सबसे पहले खबर, गजा, नॉर्थ गजा वापस लौट रहे लोगों की तबाही का मंजर है। वहां पर लाखों लोग वापस लौट रहे हैं। 3,76,000 से ज्यादा फलस्तीनी मंडे से लेकर अब तक तबाहशुदा नॉर्थ गजा वापस आ चुके हैं। ये डाटा यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी OCHA ने दिया है। गजा पहचानना मुश्किल है जो लोग वापस लौटे हैं उनके लिए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा बाजार कहाँ है, दीवार कहाँ है, दर कहाँ है, घर कहाँ है। अल जजीरा के मुताबिक नॉर्थ गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। महल, गलियां, बाजार, घर, कुछ भी कह लीजिए, सब मिट्टी में मिल चुके हैं। लोग अपने घर ढूंढने आए थे मगर सिर्फ उन्हें राख मिली है, तबाही मिली है। जहां जिंदगी थी वहां सिर्फ मलबा पड़ा है। कई महीने चले इजराइल के बॉम्ब अटैक्स ने पूरी बस्तियों का वजूद मिटा दिया है। वो घर, वो आशियाने, जो ख्वाब थे, जो उम्मीद थे, जो जुस्तजू थे, जो हसरत थे, वो सब खत्म हो गए हैं। सबकी हसरतें, उम्मीद, जुस्तजू सब मिटा दी गई है। जो वापस आए उनके पास न घर है, न पानी, न बिजली। घर वापस आने का बस तब दुख होता है जब अपना शहर ही पहचानना मुश्किल हो जाए, वरना घर आकर दुख किसे होता है। कुछ फलस्तीनी जो शुमाली गजा में यानी कि नॉर्थ गजा में वापस गए थे, अब मरकजी इलाके की तरफ यानी सेंट्रल गजा की तरफ वापस लौट रहे हैं। यह खबर है अपडेटेड, क्योंकि उन्हें नॉर्थ गजा में किसी किस्म की जिंदगी का कोई निशान नहीं मिला, कोई निशान नहीं। लगातार वो चलते रहे, नॉर्थ गजा पहुंचे, फिर वापस आ गए। बोले कहाँ गए थे हम? जो सोच कर गए थे कुछ था ही नहीं, तबाह कर दिया। सबसे बड़ा मिशन नॉर्थ गजा में IDF ने चलाया। खाना पानी तो छोड़िए, सांस लेना मुश्किल है। बदबू है उन लोगों की जो दफनाए नहीं गए। इजराइल को फलस्तीनियों की खुशी से डर लगता है, दूसरी खबर है। खुशी भी जुर्म बन गई है। इस आर्टिकल की हेडलाइन कहती है कि वेस्ट बैंक में IDF ने 2 और फलस्तीनियों का कत्ल कर दिया, लेकिन आप स्क्रॉल करके अगर खबर में नीचे जाएंगे तो लिखा पाएंगे कि इजराइल ने 12 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूसलम में इजरायली फोर्सेस ने 12 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म था इजरायली जेलों से फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर खुशी मनाना, जश्न मनाना। वो खुश हो रहे थे, मेरा भाई छूट कर आ गया, मेरा चाचा छूट कर आ गया। इजराइल बोला अरे 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 अरे, छोड़ा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी, चलो अंदर, तुम पहले खुशी मनाओगे। शिन बेत और पुलिस का इल्जाम क्या है? शिन बेत और इजरायली पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार लोग हमास के झंडे लहरा रहे थे और हवा में फायरिंग कर रहे थे। अरे तो भैया, वो अपनी जमीन पर जो चाहें करें, किसी का झंडा लहराएं कि कोई फायरिंग करें, तुम कौन? तुम उनके इलाकों में घुसकर उन पर कब तक ये बेवजह के केस थोपते रहोगे? कब तक उन्हें अपनी जेलों में डालते रहोगे? इसी बात से घबराते हो ना कि 2 स्टेट नहीं होना चाहिए मामला। इजराइल ने खुशी के इजहार और हमास से ताल्लुक को बैन कर दिया है। गजा सीज फायर होने के बावजूद इजराइल फलस्तीनियों पर सख्ती जारी रखे हुए है। जश्न मनाना भी अब एक गुनाह बन गया है। अब बात गजा में क्या हो रहा है, तो जेरूसलम वेस्ट बैंक की थी। सीज फायर के बावजूद इजराइल ने 11 अमेरिकन डॉक्टर्स और नर्सिस को गजा से निकलने नहीं दिया, रोक दिया। ये डॉक्टर्स 9 जनवरी साल 2024 को गजा आए और 22 जनवरी 2025 को इन्हें वापस जाना था। सीज फायर हो गया था, जा सकते थे, मगर इजराइल ने रास्ता रोक दिया। इजरायली अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक नामालूम इंसिडेंट का बहाना बनाकर इन डॉक्टर्स को रोक लिया। आगे आप नहीं जा सकते। न कोई सबूत, न कोई तफसील, सिर्फ एक और महज इजरायली रुकावट, एक बैरियर, एक हर्डल, और कुछ नहीं। 15 महीने के तशद्दुद के बाद भी जुल्म जारी है गजा में। कहने को तो सीज फायर है। 15 महीने के इजरायली हमलों के बाद गजा को कैद खाना बनाकर अब भी रखा गया है।
इंसानी मदद देने वाले डॉक्टर्स भी अब इजरायली बंदिशों का शिकार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इजराइल नहीं चाहता कि ये डॉक्टर्स बाहर जाकर दुनिया को जंग के दौरान बरपे इजराइल के जुल्म और सितम, उसके कहर के किस्सों को दुनिया के सामने रखें। और सीज फायर के बाद अभी क्या हालात हैं, क्या फ़लस्तीनी झेल रहे हैं और इजराइल अब भी क्या कर रहा है, नहीं चाहता इजरायली IDF कि ये डॉक्टर्स दुनिया को उसके बारे में बताएं। और भी वजह हो सकती है सर। हाँ, और मैडम बढ़ते हैं आगे। ईरानी आर्मी की चीफ जो हैं ईरानी आर्मी के, उन्होंने कहा है कि गज़ा में फतह की बुनियाद रख दी गई है। जनरल मुसावी का इजहार क्या है, रेजिस्टेंस ने फतह दिखाई है। ईरानी आर्मी के चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने गज़ा के रेजिस्टेंस फ्रंट की बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ, उनके जुझारूपन की, उनकी हिम्मत और जुर्रत की बहुत तारीफ की मुसावी ने। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस फ्रंट्स अपनी आइडियल्स पर, अपने उसूलों पर और अपने वादे पर कायम रहे और जो उन्होंने डिसाइड किया था उसे हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की नाकामयाबी है ये। मुसावी ने कहा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू गज़ा में अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को हासिल करने में फेल हो गया है, जबकि हमास के मेंबर्स अपने घर वापस जीत और फख्र के साथ लौट रहे हैं। ये हार है नेतन्याहू की। और उन्होंने कहा कि अल्लाह पर भरोसा ही आखिरी जीत है, यही फ़लसफ़ा है, यही बीज है जीत का। मुसावी का कहना था कि रेजिस्टेंस और अल्लाह पर भरोसा ही हर पावर के ख़िलाफ़ आखिरी जीत है। लिहाजा अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो उससे मदद मांगते हुए करें, फिर पूरा हो जाएगा। अब एक खबर, अभी तक आर्मी चीफ की बात हो रही थी ईरान की, अब IRGC के जो जनरल हैं उन्होंने क्या कहा है, वो गज़ा से ताल्लुक़ नहीं रखता, ईरान के बारे में ही है। ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीज़ादे हैं, ये रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल कमांडर हैं। ब्रिगेडियर जनरल तो इनकी रैंक है। इन्होंने कहा है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो खोखली बातें और शक और शुबात वाली बातें फैलाई जा रही हैं कि ईरान कमज़ोर हो गया है, ये बकवास है। और सिर्फ उन्होंने अपने दुश्मन को ये पैगाम नहीं दिया, बल्कि ईरान के अंदर भी एक सोच ये डेवलप हो रही है। तो ईरान के नौजवान नस्ल को और उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि ईरान कमज़ोर है, इन्होंने कहा है कि इस भ्रम से बाहर आ जाओ, इस धोखे से, इस मुगालते से बाहर आ जाओ। कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीज़ादे डिसमिस्ड द नोशन प्रोपोगेटेड बाय द एनिमीज दैट ईरान हैज वीकेंड। जो दुश्मनों ने गढ़ा है ना, उसे इन्होंने कहा है कि ये सब बकवास है, ईरान कहीं कमज़ोर नहीं हो रहा। और इन्होंने कहा है कि ये सब हकीकत से परे है, हकीकत इसके पार है, हकीकत इसके पार है। और अगले पैराग्राफ में आप देख लीजिए, लिखा है criticizing the individuals inside and outside Iran who have been deceived into thinking that Iran is weakened. Inside and outside Iran, यानी ईरान के अंदर भी कुछ है, जो कोई सोच है जो ये मानती है, कोई धड़ा है जो ये मानता है कि ईरान कमज़ोर हो रहा है, उनको भी इन्होंने पैगाम देने की कोशिश की। याद कीजिएगा, जो लगातार नेवल और एयर ड्रिल्स या आर्मी की ड्रिल्स चल रही हैं ईरान की, वो सिर्फ दुश्मन को मैसेज देने की वजह से नहीं चल रही है। ख़ुद ईरान की आवाम को भी जो ये सोच रही है कि ईरान कमज़ोर हो गया, उन्हें भी ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। ख़ुद खामनेई साहब ने भी परसों ये कहा था कि हमारे लोग भी ज़रा ध्यान से बचें, हंसते हुए चेहरों से बचें, हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत जाल साजी छुपी हुई है। वेस्ट की तरफ उन्होंने इशारा किया था, बल्कि नाम ही लिया था। उधर की दुनिया में चलते हैं। किम जोंग उन, इन्होंने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा, कसम खाई कि चलता रहेगा। किम जोंग उन अनाउंसेस DPRK विल कंटिन्यू इट्स न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट इनडेफिनेटली। कोई डेफिनेट नहीं है, कब तक, अनिश्चित काल तक, मैं कहता हूँ क़यामत तक। किम जोंग उन ने कह दिया है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नकेल नहीं लगाने जा रहे। क्यों, ऐसा क्यों कहा? असल में डोनाल्ड ट्रंप जो अभी US के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने फिर से ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नॉर्थ कोरिया के साथ फिर से डायलॉग शुरू किए जाएं, यानी बातचीत हम शुरू करेंगे किम जोंग उन के साथ। अब बातचीत शुरू होने का मकसद ये है कि कुछ शर्तें होंगी कि हम तुम्हारे ऊपर से पाबंदियां हटाएंगे, सैंक्शंस हटाएंगे, तुम्हारा माल
तुम रशिया को जो देते हो मत दो, हमें दो, लेकिन तुम्हें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने होंगे। इस बात को लेकर कोरिया में बात चल रही होगी। भले ही कितने बड़े तानाशाह हैं, लेकिन तानाशाहों के खिलाफ ही तो सबसे बड़ी बगावत होती है, जो ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर जमा हो रही होती है आवाम के दिल में। तो इन्होंने ये बताने की अपनी आवाम और बाकी दुनिया को ये कोशिश की है कि भले डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बातचीत या अमेरिका से ताल्लुकात सुधरने की बात चल रही हो, लेकिन हम अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बलि नहीं चढ़ाएंगे, वो बदस्तूर जारी रहेगा। तो हम ये कड़ियाँ जोड़ लें कि इसीलिए कहा होगा। खैर, कॉन्गो की खबर पर आते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी DR कॉन्गो, वहाँ पर रवांडा की जो हिमायत वाले M23 बागी हैं, M23 उनका नाम है, उन लोगों ने गोमा शहर पर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर दी है। और ये गोमा जो है ईस्टर्न हिस्से में कॉन्गो के सबसे बड़ी सिटी है। कल हमने आपको बताया था कि किंशासा में कई जगह पर आग लगा दी थी रेबल्स ने। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब है वहाँ। इंडियंस भी हमारे फंसे। हमारी दुआ है कि सभी लोग सही सलामत लौट आएँ। इंडिया की भी खबर लेनी है मुझे। महाकुंभ संगम में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें भगदड़ मची है। अभी तक की खबर है कि 20 लोगों की बताया जा रहा है कि लगभग मौत हो गई है। हालांकि ये अपडेट हो गई है, 35 से 40 मौतें 35 से 40 मौतें हो गई हैं। ये दैनिक भास्कर ने खबर दी है। और करीब 20, देखिए मैं लाइव पढ़ता हूँ, हर चीज़ डेवलप होती है। 35 से 40 मौतें हुई हैं और 20 बॉडीज़ जो हैं वो उनके परिवार वालों को सौंप दी गई हैं, उनकी फैमिलीज़ को सौंप दी गई हैं। और जो इलाहाबाद है, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहाँ अब भी 9 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। सभी एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। बहुत ही वैसा नज़ारा था दुख भरा कि लोग क्या सोचकर, कितने अरमानों के साथ गए होंगे और उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गईं। हर तरफ रोते बिलखते हमारे बहन भाई और उनके दुख, उनके चेहरे, उनके आंसू थोड़ा सा रुला जाते हैं। मतलब 35 से 40 बॉडीज़ बहुत होती हैं एक साथ कहीं भी। तो ये जो है सरकारी नाकामी है, मेला प्रशासन का जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सारे इंतजाम देख रहा था, उनकी नाकामी है या कुछ और है पता नहीं, लेकिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है। अखबार इन खबरों को थोड़ा सा कुछ और भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए, हालांकि जानकारियां दी जाती हैं मीडिया में रहते हुए, लेकिन देखिएगा इस खबर की दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। पहले तो राहुल गांधी ने ही ये कहा, सरकार को निशाने पर लिया इसके लिए, लेकिन जनसत्ता की हेडलाइन देखेंगे आप तो लिखा है 1954 में मची थी सबसे बड़ी भगदड़, 800 लोगों की हुई थी मौत। महाकुंभ में कब कब हुए बड़े हादसे। यहाँ से पता चलता है कि 1954 में जब कांग्रेस की नेहरू सरकार हुआ करती थी, तब कुंभ में सबसे बड़ी भगदड़ मची थी, 800 लोगों की तब मौत हुई थी। लिहाजा मुझे लगता है, कहा जा रहा है कि आज, हालांकि अखबार नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, इसे दिखाकर बहुत से लोग कह सकते हैं आज ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। 35-40 मौत है, तब तो 800 लोग मर गए थे नेहरू जी के ज़माने में। सोचो कितना बड़ा हादसा था। हमने तो इतना बड़ा आयोजन किया, आबादी इतनी बढ़ गई, फिर भी देखो 35-40 ये चलता है। तब के भारत और अब के भारत में बहुत फ़र्क है। तब भारत गुलामी से आज़ाद हुआ था, रिसोर्सेस नहीं थे। आज अगर ये सब हो रहा है तो जागरूकता की भी कमी है, बेदारी की कमी है और इंतजाम की भी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।